everyone. In our last class, we had a brief knowledge about ancient Greece, Plato, and some of his works. Now let us study further. If you like my video, make sure to subscribe my channel. So, Socrates. Socrates was belonged to Athens. Okay, he was from Athens and he was a teacher of Plato. जो भी हम सोक्रेटिस के बारे में जानते हैं वो किसके थ्रू जानते हैं? प्लेटो के डायलॉग्स के थ्रू। सोक्रेटिस का वैसे कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा कुछ हिस्टोरिकल्स मानते हैं, ऐसा कुछ स्कॉलर्स मानते हैं। कुछ को लगता है कि ये सिर्फ उनकी प्लेटो की सिर्फ कल्पना मात्र है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि इनके कोई वर्क हमें पता ही नहीं है, इनकी कोई बुक्स नहीं है, इनके बारे में कहीं भी कोई प्रूफ नहीं है। हम इनके बारे में जो भी जानते हैं वो सिर्फ प्लेटो के थ्रू जानते हैं, प्लेटो के डायलॉग्स के थ्रू जानते हैं। और प्लेटो ने जो भी उनकी बुक्स थी, उनके जो मेन कैरेक्टर था वो सोक्रेटिस को बना रखा था। सोक्रेटिस उनकी बुक्स के मेन कैरेक्टर थे और प्लेटो के अकॉर्डिंग सोक्रेटिस सबसे वाइजेस्ट मैन कहे जाते हैं। जो सोक्रेटिस हैं वो अपने आप को गैडफ्लाई और इंटेलेक्चुअल मिडवाइफ कहते हैं। गैडफ्लाई क्या होती है? गैडफ्लाई का मतलब एक ऐसी फ्लाई जो सब लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती हो। कैसे? उनसे क्वेश्चन पूछकर। तो जब सोक्रेटिस थे वो लोगों से मार्केट में जाया करते थे, भीड़ में जाया करते थे और उन लोगों से क्वेश्चन पूछा करते थे। क्वेश्चन पूछकर लेकिन वो उन्हें कभी भी आंसर नहीं बताते थे, वो बस उन्हें वहीं छोड़ देते थे। उन्हें क्वेश्चंस करके उनकी क्यूरियोसिटी को जगाकर उन्हें वहीं छोड़ दिया करते थे। इस तरह वो अपने आप को गैडफ्लाई कहते हैं। और वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल मिडवाइफ भी कहते हैं। मिडवाइफ कौन होती है? जो असिस्ट करती है चाइल्ड बर्थ के वक्त। ओके, तो वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल मिडवाइफ कहते थे, क्योंकि वो भी तो लोगों को आंसर पता करने में उन्हें असिस्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें क्यूरियस बनाकर। तो सत्य की पहचान करने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए वो उनको हेल्प करते थे। इससे वो क्या करते थे कि वो लोगों को क्यूरियस बना देते थे, उनकी क्यूरियोसिटी जगा देते थे और बिना उन्हें जवाब दिए वो उन्हें वहीं छोड़ दिया करते, जिससे लोग इरिटेट हो जाते थे और मजबूर हो जाते थे खुद ही आंसर पता करने के लिए। सोक्रेटिस को फादर ऑफ एथिक्स कहते हैं और सोक्रेटिस को फादर ऑफ फिलॉसफी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इससे पहले हम जान लेते हैं कि इथिक्स होता क्या है, इथिक्स और फिलॉसफी क्या होती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इथिक्स क्या होता है। इथिक्स क्या है? ये फिलॉसफी की एक ब्रांच है। इथिक्स बताता है हाउ वी कैन लीड अ गुड लाइफ, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू। वो बताती है कि हमें सोसाइटी में किस तरह से रहना है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है। ये एक तरह से इथिक्स क्या है? एक नॉर्मेटिव डिसिप्लिन है। नॉर्मेटिव का मतलब होता है जिसमें नॉर्म्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उसे कहते हैं नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। तो ये बताती है कि हमें किस तरीके से हमें एक सही ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं सोसाइटी में रहने के लिए, वो क्या है, हमें किस तरीके से उसे जीना चाहिए, सही तरीका क्या है एक अच्छी ज़िंदगी जीने का। ओके, इसलिए लेकिन सोक्रेटिस को फादर ऑफ एथिक्स कहते हैं। अब हमने एथिक्स का मतलब जान लिया है, अब सोक्रेटिस को फादर ऑफ एथिक्स कहते हैं। लेकिन सोक्रेटिस फर्स्ट नहीं थे, वो पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने इथिक्स के बारे में बातें की। उनसे पहले सोफिस्ट थे जो सबसे पहले इथिक्स के बारे में बातें करते हैं कि इथिकल वे क्या है एक ज़िंदगी जीने का। तो सोफिस्ट सबसे पहले ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में बातें करते हैं। सोक्रेटिस से पहले ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में किसने बातें की है? सोफिस्ट ने। सोफिस्ट्स कौन थे ये हम आगे पढ़ेंगे कुछ देर में। अब हम देखते हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ है इथिक्स की शुरुआत कैसे हुई है। सबसे पहले नेचुरलिस्ट्स, कॉस्मोलॉजिस्ट्स आए थे, उसके बाद सोफिस्ट्स आए और उसके बाद आए सोक्रेटिस। तो जो नेचुरलिस्ट्स और कॉस्मोलॉजिस्ट थे वो क्या मानते थे? वो यूनिवर्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे कुछ मानते थे, कुछ नेचुरलिस्ट्स मानते थे कि सब कुछ यूनिवर्स का जो मूल कण है वो क्या है? हवा है, एयर है। कुछ मानते थे कि वाटर है, कुछ मानते थे कि ऑक्सीजन है। इसी तरह सब ये सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो यूनिवर्स की है उसको मानते थे। जो उनके बारे में बातें करते हैं उनको ही मूल कण मानते हैं। हर चीज़ का जो फंडामेंटल एलिमेंट है, मूलभूत तत्व हैं, वो कौन मानते थे? नेचुरलिस्ट्स मानते थे, कॉस्मोलॉजिस्ट्स भी कहते हैं, वो मानते थे। नेचुरलिस्ट्स के बाद में अब उस वक्त फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि जो एंशंट ग्रीस था उस वक्त क्या हुआ, एक शिफ्ट आया।
एक काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया सोच में कि कुछ जो स्कॉलर्स थे आगे चलकर उन्होंने बोला कि नहीं, हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं, हमें ये देखना चाहिए कि ह्यूमन किस तरह से काम करते हैं, हमें ह्यूमन के बारे में पढ़ना चाहिए। इसलिए एक तरह से एक बड़ा शिफ्ट आया नेचर की तरफ से, नेचर से हटकर सब ह्यूमंस पे आ गए, ह्यूमंस पे आए। तो जो ह्यूमंस की बातें करते थे कौन कौन थे, वो सोफिस्ट थे और सोक्रेटिस थे। सोक्रेटिस और सोफिस्ट दोनों ह्यूमनिस्ट थे, ह्यूमंस की बातें करते थे, ह्यूमन वर्ल्ड की बातें करते थे। ओके, जो ह्यूमन वर्ल्ड की बातें करते थे, लेकिन इनका नज़रिया अलग अलग था दोनों का। जैसे सोफिस्ट कहते थे कि कुछ भी, सोफिस्ट का मानना था कि इंडिविजुअल इज़ प्रायर टू होल। उनका मानना था कि कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती, किसी भी पर्सन के लिए कुछ सही हो सकता है और किसी के लिए कुछ गलत। तो जो अपना पर्टिकुलर खुद का जो नज़रिया है वही सही है। ओके, उनका मानना था कि इस यूनिवर्स में कोई भी प्रिंसिपल नहीं है ऐसा कि मतलब यही सही होगा या यही गलत होगा, नहीं। ये एक प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है। और इसी से क्या हुआ, इंडिविजुअलिज्म आया, जिसके बारे में आगे देखेंगे। लेकिन इसी से इंडिविजुअलिज्म आया। उसके बाद सोक्रेटिस हैं। सोक्रेटिस भी ह्यूमनिस्ट थे, लेकिन सोक्रेटिस बोलते हैं कि हमें सत्य की खोज करनी चाहिए। वो नहीं मानते कि हर चीज़ का कुछ गलत नहीं होता, सबका अपना अपना नज़रिया होता है सोफिस्ट की तरह, वो ऐसा नहीं मानते थे। उनका मानना था कि हमें सत्य की खोज करनी चाहिए, हमें पता करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने कहा कि वो एक आदर्श नगर की बातें करते हैं, वो एक फिलोसफर किंग की बातें करते हैं, जिसे सब कुछ पता है कि किस तरह से लीड करनी चाहिए गुड लाइफ को। फिलोसफर किंग को काफ़ी नॉलेज है, उसे पता है कि सिटी स्टेट किस तरह से चलाना चाहिए, एक आदर्श नगर में सब कुछ परफेक्ट कैसे होना चाहिए, वो उसकी बातें करते थे। इस तरह से सोफिस्ट्स और सोक्रेटिस दोनों ह्यूमंस की बातें करते हैं। उन दोनों के लिए ही यूनिवर्स नहीं, ह्यूमन सेंटर में है। ओके, ह्यूमन इज़ इन द सेंटर फॉर सोफिस्ट्स एंड सोक्रेटिस, बट उनका नज़रिया अलग अलग है, उनके तरीके, उनका मानना अलग अलग है, उनकी बातें अलग अलग है। ओके, अब हम देखते हैं सोफिस्ट्स कौन है। सोफिस्ट्स कौन थे, जो एक ग्रीक वर्ड है सोफिया, उससे सोफिस्ट्स बना है, जिसका मतलब होता है विजडम। ठीक है, तो ये जो सोफिस्ट वर्ड है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड सोफिया से, विच मीन्स विजडम। ओके, तो सोफिस्ट्स वर कंसिडर्ड एज फर्स्ट प्रोफेशनल टीचर्स एंड फर्स्ट पॉलिटिकल टीचर्स। ये पहले प्रोफेशनल टीचर्स थे, क्योंकि ये मनी लिया करते थे इन एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, पढ़ाने के लिए ये पैसे लिया करते थे, इसलिए इन्हें प्रोफेशनल टीचर्स कहा गया, फर्स्ट प्रोफेशनल टीचर्स थे। और इन्होंने कहा ये, लेकिन ये जो गरीब लोगों को नहीं पढ़ाते थे, इनका मानना था कि सिर्फ रिच और पावरफुल को ही पढ़ाया जाए, उन्हीं को ये नॉलेज दिया करते थे। ओके, और इन्होंने क्या पढ़ाया है, जैसे हमने अभी देखा कि सोफिस्ट्स और सोक्रेटिस दोनों ह्यूमनिस्ट थे, दोनों के केंद्र में सिर्फ ह्यूमन थे। ओके, वो ह्यूमन को मद्देनज़र रख के बातें किया करते थे। तो दोनों का लेकिन तरीका अलग अलग था। अब जैसे गुड लाइफ लीड किस तरह से की जाए, तो सोफिस्ट्स का मानना था कि अगर हम पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेंगे, इफ़ वी ज्वाइन पॉलिटिक्स वी कैन लीड अ गुड लाइफ। ओके, सो दे बिलीव बाय ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स दे विल हैव मनी एंड पावर, और मनी और पावर ही गुड लाइफ के लिए ज़रूरी है, उनका मानना ये था। ओके, इसीलिए वो सिर्फ रिच और पावरफुल लोगों को ही शिक्षा देते थे। ओके, दे वर टेकिंग मनी इन एक्सचेंज ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन। सो उनका मानना यही था कि पावर और मनी सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? इससे इससे क्या होगा, वे गुड लाइफ लीड कर पाएंगे, एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। ठीक है, और वो क्या करते थे, लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया करते थे। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब है जो रियल वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ मैटर, उसका नॉलेज दिया करते थे। उनके लिए जो वर्ल्ड ऑफ मैटर है, जो रियल वर्ल्ड है जहाँ ह्यूमंस रहते हैं, सिर्फ वही रियल वर्ल्ड है, देयर इज़ नो अदर वर्ल्ड। ओके, उनका मानना था कि यही रियल वर्ल्ड है। जैसे प्लेटो मानते थे देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ गॉड, उनके अकॉर्डिंग कि एक अलग नगर है जो इस नगर से अलग है, वहाँ सब कुछ परफेक्ट है। ये सोफिस्ट्स नहीं मानते थे। सोफिस्ट्स का मानना था कि जो रियल वर्ल्ड है वही रियल है, जो वर्ल्ड ऑफ मैटर है वही रियल है, इसलिए वो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज दिया करते थे। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो सोफिज़म है वो क्यों, सिर्फ वो ओरिजिन हुआ, वो एथेंस में ही क्यों ओरिजिन हुआ। ओके, इसका ओरिजिन एथेंस में ही क्यों हुआ, तो ओरिजिन इसलिए हुआ क्योंकि जब उस वक्त एथेंस में डेमोक्रेसी थी। अब देखो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो क्या करती है, एम्पावर करती है लोगों को। ठीक है, रियल में तो यही बात है, डेमोक्रेसी उसी को कहते हैं। लेकिन जो एंशंट ग्रीस था, उस वहाँ जो डेमोक्रेसी थी, उसका मतलब ये था कि जो वो भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी,
वेयर पीपल हैव ग्रीड लस्ट फॉर पावर एंड मनी। अब जो डेमोक्रेसी थी उसमें ये था कि इस लोगों को ग्रीड थी कि पावर में आने की, पैसों की, इन सब की ग्रीड थी। ठीक है, सभी लोग पावर में आना चाहते थे, पैसे कमाना चाहते थे। ठीक है, तो इसी वजह से वहाँ सोफिज्म का ओरिजिन हुआ, ताकि और सोफिस्ट ने उन्हें बताया कि किस तरह से वो पावर में आ सकते हैं, किस तरह से वो पैसे कमा सकते हैं। ओके, पॉलिटिक्स में आकर ही वो सब कुछ कर सकते हैं। मनी एंड पावर उन्हें पॉलिटिक्स में आने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, और उन्होंने वो किस तरह से पढ़ाया करते थे, वो रिटोरिक पढ़ाते थे। रिटोरिक का मतलब होता है जुमला, मतलब एक तरह से लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए, कैसे छोटी छोटी बातें कह के लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए ताकि वे पावर में आ सके, लोग उन पे भरोसा रखें, लोग उन्हें वोट दें, उन्हें वो पावर में आ जाएं। तो उसे उस तरीक़ों को क्या बोलते थे, रिटोरिक। और ये कौन सिखाता था, सोफिस्ट सिखाते थे लोगों को। जो रिच पीपल थे उन्हें सिखाते थे सोफिस्ट्स। ओके, अब आगे हैं, इससे क्या होता, इन सब का जो सोफिस्ट सिखा रहे थे लोगों को कि मनी एंड पावर ही सब कुछ है, पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है, ये सब, इस सब से क्या इम्पैक्ट होता आगे। इस सब से ये होता कि लोग काफ़ी ग्रीडी बन जाते, हर जगह लड़ाई हो रही होती, लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है ना। तो उन सब को पाने के लिए लोग होड़ में लड़ रहे होते कि मतलब ये उन्हें मिल जाए, पैसे उन्हें मिल जाए, पावर उन्हें मिल जाए। तो हर तरफ काओस हो जाता। ओके, काओस हो जाता, ग्रीड हो जाती, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते अब हर तरफ। अब देखना है, सोक्रेटिस को फादर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं। क्यों कहते हैं, पहले हम देखते हैं कि फिलॉसफी का मतलब क्या है। फिलॉसफी क्या है, तो फिलॉसफी ग्रीक वर्ड फाइलो और सोफिया से बना है। फाइलो का मतलब होता है लव एंड सोफिया मतलब नॉलेज। तो फिलॉसफी क्या है, सर्च फॉर ट्रुथ, सर्च फॉर नॉलेज। ओके, लव फॉर नॉलेज। सो जो फिलॉसफर है वो कौन होगा, हु रन्स आफ्टर नॉलेज। ओके, हु रन्स आफ्टर ट्रुथ, जो नॉलेज के पीछे भागे, जो ट्रुथ जानना चाहे, उसे क्या कहेंगे, हम फिलोसफर कहेंगे। ठीक है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, फिलॉसफी का ओरिजिन कैसे हुआ। देखो, जो मेन है, हमारा नेचर क्या है, हम हमेशा से क्यूरियस रहे हैं, हम हमेशा से क्यूरियस हैं, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होती है हमें, हम हर चीज़ का आंसर जानना चाहते हैं। ओके, रैशनल होते हैं हम, हमें रैशनल बीइंग है, ह्यूमन इज अ रैशनल बीइंग, मैन इज क्यूरियस एंड वांट्स टू नो द आंसर्स, ही हैज़ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। सो हमें अल्टीमेट ट्रुथ क्या है यूनिवर्स का, वो हमें जानना है। वो हमारे अंदर हमेशा से वो क्यूरियोसिटी थी ह्यूमन बीइंग में। ओके, अब जो ये ट्रुथ जानना है, इसके जानने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर आप रिलीजियन से अगर आप सत्य जानना चाहो यूनिवर्स का, तो हम उसे क्या कहेंगे, थियोलॉजी कहेंगे। लेकिन अगर आप लॉजिक और रीज़न से जानना चाहो तो हम उसे क्या कहेंगे, फिलॉसफी कहेंगे। लेकिन और अगर आप एविडेंस से, फैक्ट्स के थ्रू जानना चाहो जो ट्रुथ है यूनिवर्स का, तब हम उसे क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। तो फिलॉसफी में क्या होता है, लॉजिक और रीज़न से जानना चाहता है, लॉजिक और रीज़न मेन होते हैं। ओके, सो जो सोक्रेटिस है, बाय सोक्रेटिस इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ फिलॉसफी। अब हमने देखा है कि सोक्रेटिस से पहले सोफिस्ट्स आए थे, उन्होंने भी ह्यूमंस पे स्टडी की है, वो भी ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, बातें करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो हम लेकिन सोक्रेटिस को ही क्यों फिलॉसफी का फादर कहते हैं, उन्हें ही क्यों फादर ऑफ एथिक्स कहते हैं, जबकि उनसे पहले सोफिस्ट आए थे, नेचुरलिस्ट आए थे। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने काफ़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग की है। जो नेचुरलिस्ट है वो सोफिस्ट्स हैं, उन इन लोगों से ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग किसने दी, सोक्रेटिस ने दी थी फिलॉसफी के बारे में। क्यों, किस तरह से, उन्होंने सोक्रेटिस जो अपना मेथड यूज़ करते हैं, डायलेक्टिकल मेथड यूज़ करते हैं। मतलब जब वो मार्केट में जाया करते थे और लोगों को मतलब क्यूरियस क्या करते थे, उन्हें इरिटेट करते थे क्वेश्चंस पूछकर, तो वो क्या करते थे, डिबेट करते थे। तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, डायलेक्टिकल मेथड है। इस पर डिटेल में स्टडी हम आगे करेंगे, आगे क्लासेस में। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं डायलेक्टिकल मेथड क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। सो जो डायलेक्टिकल मेथड है उसमें क्या होता है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन होता है, मतलब डिटेल में डिस्कशन करते हैं, एक तरह से डिबेट करते हैं। एक जना कुछ बोलेगा, दूसरा उस पर रिप्लाई करेगा, फिर दूसरा फिर कुछ और बोलेगा, इस तरह से वो आपस में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। और फिर लास्ट में जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो सामने आ जाता है। तो यही मेथड वो यूज़ किया करते थे, जिससे वो अपने आप को गैडफ्लाई और इंटेलेक्चुअल मिडवाइफ कहते थे अपने आप को। ओके, so in today's class we have studied about Socrates, why he is known as the father of ethics and father of philosophy, what is ethics, and a little bit about sophists. That's all for this class. In the next class we will study more about Socrates, his methodology, his theory of knowledge, and Plato's theory of ideas. If you like my video, please like and subscribe my channel. It will motivate me to upload more videos. Thank you.